सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। अभी हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में आयुष शेट्टी ने अभी कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। देखो, हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 की। अभी 7 से लेके 12 अप्रैल तक ये हुआ। इस बार ये इसका 43rd नंबर का एडिशन था, जो हुआ कहां पर? निंगबो, चाइना में हुआ। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है हमारे लिए। भारत के 20 वर्षीय जो युवा शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, आयुष शेट्टी, इन्होंने यहाँ पे इतिहास रचते हुए पुरुष एकल मेन सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता है। आप पूछोगे ऐसा मैंने क्यों लिख दिया कि इतिहास रच दिया? मतलब बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी भारतीय ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता हो। अच्छा, आप पूछोगे यहाँ पे फाइनल में ये किससे हार गए? भाई ये हारे होंगे तभी ये सिल्वर जीता, जीत जाते तो गोल्ड जीतते। तो फाइनल में हम कह सकते हैं चाइना के जो वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर हैं शी यूकी, उनसे ये हार गए और इस तरह से इन्होंने सिल्वर जीता। मतलब हम कह सकते हैं आयुष शेट्टी 1965 के बाद से इस टूर्नामेंट में मेडल लाने वाले ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। क्योंकि इनसे पहले 1965 में जो एक भारतीय शटलर थे दिनेश खन्ना, उन्होंने गोल्ड जीता था। उसके बाद किसी भी भारतीय ने इस चैंपियनशिप में कोई भी मेडल नहीं जीता। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज कुछ भी नहीं आया हमारे पास। उसके बाद अब जाकर के आया है ये सिल्वर मेडल। हाँ, इससे पहले बीच में एक मेंस डबल में हमने एक खिताब जरूर जीता था। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 2023 में मेंस डबल में यहाँ पे खिताब जीता था। लेकिन मेन सिंगल्स की हम बात कर रहे हैं तो आयुष शेट्टी ने यहाँ पे इतिहास रच दिया। ये जो टूर्नामेंट है ना, इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी और 1991 से ये हर साल हो रहा है। ठीक है, तो आयुष शेट्टी का नाम आपको याद रखना है। बाकी बैडमिंटन से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 30वां बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 ये भारत में होगा, नई दिल्ली में। BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाई गई है पीवी सिंधु को 2026 से 2029 के लिए। और पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है और ऐसा करने वाली वो दुनिया की 6ठी प्लेयर बन गई। और हमारी एक बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया। 24वां इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे हम कहते हैं योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, इसमें मेन सिंगल जीता लिन चुन यी, ताइवान के प्लेयर है, और वुमेन सिंगल आन सी यांग ने जीता, साउथ कोरिया की प्लेयर है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का भी निधन हो गया। प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इस वर्ष उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 2008 में। और ये प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना, यहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई पॉइंट आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो आशा भोसले जी को आप सभी जानते हैं, एक महान गायिका थी, लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले जी। और अभी इनका 12 अप्रैल को 92 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। उनका जो पहला गाना उन्होंने गाया था वो मराठी फिल्म थी एक, माझा बाल, उसके लिए गाया था 1943 में। और हिंदी में जो उन्होंने पहला गाना गाया था वो चुनरिया फिल्म के लिए गाया था 1948 में। अब इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह ध्यान में रखेंगे। जैसे पद्म विभूषण उनको मिल चुका है 2008 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर पूछे तो 2001 में मिल चुका है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है, ये 2021 में मिल चुका है। और 1987 में नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार इनको मिल चुका है। आप सोच रहे होंगे इतने सारे अवार्ड्स क्यों बता रहा हूँ भाई, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई महान हस्ती किसी भी कारण से न्यूज में रहती है, खास तौर पे अगर उनका निधन हो गया, तो उनसे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रश्न तो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं जब तक वो जीवित थी। अब तो निधन हो गया तो अब तो डेफिनेटली आएंगे। वे टोटल 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। इसके अलावा 1996 में एक फिल्म आई थी रंगीला, और उसके लिए उन्हें स्पेशल अवार्ड मिला था। और 2001 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसके अलावा याद रखना कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये बात है साल 2011 की, जब उन्हें 20 भाषाओं में 11,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए ये सम्मान मिला था। यानी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया था। कब? 2011 में। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, आशा भोसले जी से संबंधित है कि ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली वो पहली भारतीय गायिका भी है। मिला नहीं था, नॉमिनेट हुई थी। तो पहली भारतीय गायिका कौन थी
ग्रेमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली, नामांकित होने वाली, तो आंसर होगा आशा भोसले जी। ठीक है, तो इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कराए। इतने पॉइंट्स आपको कोई भी एक जगह नहीं कराएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और आप देखना इसके बाद ये इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न है, अगर आप कहीं भी पढ़ते हो तो ये प्रश्न क्या आपसे सॉल्व हो सकते हैं क्या, ये करके देखना। एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया था। आशा भोसले जी का नाम किस वर्ष सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, अभी मैंने बताया आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 2011। एक प्रश्न ये देखो, आरआरबी एनटीपीसी में आया था कि 2021 में आशा भोसले जी को कौन सा अवार्ड मिला था। तो अवार्ड देखो कौन सा मिला था, हमने कहा था महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला 2021 में, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जिसको कहते हैं। एक प्रश्न ये देखो, 2024 में पूछा गया था एसएससी में कि 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हमने पढ़ा था अभी आशा भोसले जी को ही। तो प्रश्न आपके उल्टा भी आ सकता है, किस वर्ष, उल्टा पूछ सकता है, वर्ष आपसे पूछ सकता है, तो 1987 भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी वैसे निधन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको रिवाइज कराऊं तो भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, इनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ था, महाराष्ट्र से ही थे। और मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, छत्तीसगढ़ से, 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया, और इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान जो अभी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। पर्यावरणविद थे माधव गौडगिल, इनका भी निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। और पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, कोलकाता से थे। उसके अलावा ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में जाने जाते थे। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय, इनका भी निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको कहा जाता था, निधन हो गया। वीर चक्र से सम्मानित और 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक के जी जॉर्ज का निधन हो गया। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। और अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे जिम व्हिटेकर, इनका भी निधन हो गया, और इनकी ऑटोबायोग्राफी याद है, अ लाइफ ऑन द एज है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 अप्रैल को। तो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, हर साल 12 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अच्छा, 12 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं ये दिन, क्योंकि इसी दिन यानी कि 12 अप्रैल 1961 1961 में यूरी गागरिन, इन्होंने पहली बार पृथ्वी के बाहर यानी कि अंतरिक्ष में कदम रखा था। अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने की थी, यूएसएसआर से थे वो। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में इसे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था, 12 अप्रैल को ही। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। अगर पूछे सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे, यूरी गागरिन थे। कब गए थे, 1961 में। किस यान से, वोस्तोक 1 से। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी वहीं से थी, यूएसएसआर से, वैलेंटिना तेरेश्कोवा। कब गई थी, उनके 2 साल बाद, 1963 में। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। और भारतीय महिला अगर पूछोगे, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी, कल्पना चावला, 1997 में गई थी। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना कि अभी अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय कौन है। मतलब व्यक्ति वही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे तो वहां जाने वाले तो पहले भारतीय व्यक्ति बने, और वो अंतरिक्ष में ही है, तो हम कह देते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले वो राकेश शर्मा के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। अभी उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मिला, तो वो भी बताओ। ठीक है, मैं किन की बात कर रहा हूँ और कौन सा अवार्ड मिला है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो डेज हैं वो हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो अप्रैल के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो आईपीएल 2026 चल रहा है, कौन सा एडिशन है, 19वां एडिशन है। अभी जो मैच हुआ था गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, तो यहाँ पे जो गुजरात टाइटंस के कप्तान है शुभमन गिल, इन्होंने यहाँ पे 40 गेंदों में 56 रन बनाए, और इसी के साथ शुभमन गिल ने
आईपीएल में 4000 रन अपने पूरे कर लिए और इसी के साथ एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया कि 4000 रन बनाने वाले आईपीएल में वो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यहाँ पे विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ऐसा जब उन्होंने किया तो उनकी उम्र कितनी है, उम्र जानना चाहोगे तो 26 साल 216 दिन के हैं और तब उन्होंने ये कारनामा किया। जब विराट कोहली ने ऐसा किया था तो उस वक्त उनकी उम्र थी 27 साल और लगभग 200 दिन के थे वो। अच्छा, ये तो उम्र के हिसाब से हमने कह दिया आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी और विराट को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। अगर पारियों के हिसाब से आप देखोगे तो इन्होंने 118 पारियों में ये 4000 रन बनाए हैं और उनसे तेज केवल केएल राहुल हैं जिन्होंने ऐसा किया था मात्र 105 पारियों में। और गेंदों के हिसाब से आप देखोगे भारतीय खिलाड़ियों में तो सूर्य कुमार यादव ने ऐसा किया था 2714 गेंदों में उन्होंने 4000 रन बनाए थे, यानी कि सबसे तेज रन गेंदों के हिसाब से। और शुभमन गिल ने कितनी गेंदें खेली है 4000 रन बनाने के लिए, तो 2875 गेंदें खेली है। ठीक है, आईपीएल की बात कर ले। एक तो याद रखना अभी आईपीएल जो नीलामी हुई थी 2026 के लिए उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन केकेआर ने लगभग 25 करोड़ रुपए में उनको खरीदा। और हमने पढ़ा था अभी भुवनेश्वर कुमार जो आरसीबी के हैं, अभी वो आईपीएल में 200 प्लस विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर बने थे। आईपीएल चल रहा है लेकिन अभी जो महिलाओं का आईपीएल था 2026 में वो तो हो गया ना, चौथा एडिशन था, तो उसको जीता था आरसीबी ने, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और अब जो पुरुषों का आईपीएल है ये 19वां एडिशन है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है। तो आंसर होगा इसका केरल में। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब 2026 के अनुसार इन्होंने जो अभी रिपोर्ट जारी की है जो कि भारत में एक भूमि असमानता रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में गांव में जमीन बराबर बटी हुई नहीं है। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है और बहुत सारे लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन हो और बाकी लोगों के पास बहुत कम या कुछ भी नहीं हो तो इसी को कहते हैं भूमि असमानता। रिपोर्ट में यह बताया गया कि गांव के केवल जो टॉप 10% अमीर परिवार होते हैं उन्हीं के पास देखोगे तो लगभग 44% जमीन है। लगभग आधा हम कह दें, 44% हो गया, लगभग आधा ही हो गया। मतलब जितनी टोटल जमीन होती है उसकी आधी जमीन तो वहां के गांव के टॉप 10 अमीर परिवारों के पास ही होती है। मतलब ये देखा गया कि लगभग 46% परिवारों के पास तो भैया जमीन ही नहीं है। और एक गांव में सबसे बड़ा जो जमीन मालिक होता है अकेले ही 12.5% जमीन रख के बैठा होता है। और जब राज्यों के हिसाब से देखा गया तो ये पाया गया कि बिहार और केरल यहाँ पे जमीन का बंटवारा सबसे ज्यादा असमान है। मतलब जो थोड़े बहुत लोग हैं उनके पास बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम या कुछ भी नहीं है। और पंजाब में देखा गया सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग यहीं पर पाए गए जिनके पास खुद की जमीन ही नहीं है। लगभग 73% लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। और थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, भूमिहीनता मतलब जो असमानता है थोड़ी कम है कहाँ पर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। तो पूरे भारत के अगर हिसाब से हम देखते हैं तो हमने क्या देखा, टॉप 10% लोगों के पास 44% जमीन है जबकि 46% लोगों के पास या परिवारों के पास कुछ भी जमीन नहीं है। और यहाँ पे एक गिनी गुणांक, गिनी कॉफिशिएंट भी देखने को मिलता है। ये एक तरह का माप है, मेजरमेंट है जो बताता है कि असमानता कितनी है। मतलब जितना कम ये गिनी सूचकांक होगा, गिनी कॉफिशिएंट जितना कम होगा उतनी कम असमानता होगी। कम असमानता मतलब ज्यादा बराबरी, मतलब बराबर बराबर सबके पास होगी। लेकिन जितना ज्यादा ये कॉफिशिएंट होगा, गिनी कॉफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा असमानता देखने को मिलेगी। तो इन्होंने बताया कि भैया केरल का जो गिनी कॉफिशिएंट है वो 90 है। इसका मतलब बहुत ज्यादा असमानता है यहाँ पर। तो हमारा प्रश्न भी यही था कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भूमि असमानता कहां पर है। तो सबसे ज्यादा गिनी कॉफिशिएंट कहां का है, केरल का है। तो वहीं पर सबसे ज्यादा भूमि असमानता है। जितना ज्यादा गिनी कॉफिशिएंट उतनी ज्यादा असमानता। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया ना आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई 11 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को कहां स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी केंद्र सरकार ने यानी कि कैबिनेट ने
अरुणाचल प्रदेश में दो बड़ी बिजली बनाने वाली परियोजनाओं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? एक तो है कलाई सेकंड, कहां पर? अंजा जिले में लोहित नदी पर बनेगा। ये इसकी क्षमता होगी 1200 मेगावाट की। ये टोटल कैपेसिटी है, मतलब अगर टुकड़ों में देखोगे तो 6 यूनिट तो होंगी 190 मेगावाट की, और एक अकेली यूनिट होगी 60 मेगावाट की। तो टोटल अगर जब ये चालू हो जाएगी तो टोटल देखने को कितनी कैपेसिटी मिलेगी? 1200 मेगावाट। इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट है कमला प्रोजेक्ट, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है और इसकी क्षमता है 1720 मेगावाट। ठीक है, तो ये दोनों प्रोजेक्ट कहां पर बनाए जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में। और दोनों को मिलाकर के अगर देखेंगे तो टोटल क्षमता कितनी बनती है? 2920 मेगावाट, 2920 मेगावाट बिजली यहाँ पर बनेगी। और इसमें से राज्य को कितनी मिलने वाली है? 12% बिजली मुफ्त दी जाएगी। और रुपये में बात करें इन प्रोजेक्ट्स में कितना रुपया लगेगा, तो कलाई सेकंड वाले के लिए लगभग 14,105 करोड़ रुपए और कमला वाले प्रोजेक्ट के लिए 2600 लगभग 70 करोड़ रुपए लगेंगे। अच्छा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, जो डैम लगा करके या पानी से जो बिजली मिलती है उसको हाइड्रो पावर कहते हैं। तो देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की अभी पहली इकाई को शुरू किया गया था। कहां पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। किस नदी पर? सुबनसिरी नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी टोटल कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। अभी तो इसकी पहली यूनिट ही शुरू हुई थी, लेकिन जब ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो हमें देखेंगे कि ये देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। अभी पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रही दुलस्ती द्वितीय चरण की जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इसकी क्षमता 207 मेगावाट है, 260 मेगावाट। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, यह आज हमने पढ़ी लिया। इसके अलावा भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट ये पंजाब की नांगल नहर में शुरू किया गया। और एक प्रश्न ये देखो, आपका स्टैटिक बनता है, एग्जाम में आता है। भारत का पहला पन बिजली संयंत्र यानी कि वही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ये बात है 1897 की, जब दार्जिलिंग के पास सिंड्रापोंग में स्थापित इसे किया गया था। और जब इसकी क्षमता थी 130 किलोवाट की, मतलब 130 किलोवाट ये बिजली बनाता था। और तब ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड डेटा लिस्ट में अभी लुप्त प्राय घोषित किया गया है? लुप्त प्राय या इंग्लिश में आप बोलोगे तो एंडेंजर्ड लिस्ट में से डाल दिया गया है। तो आंसर होगा एम्परर पेंगुइन। तो अभी IUCN यानी कि मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसने अपनी रेड डेटा लिस्ट में कुछ जानवरों की स्थिति को और खराब कर दिया है, मतलब और खराब लिस्ट में डाल दिया है। तो कौन कौन से जानवर है? एक तो एम्पेरियर पेंगुइन है, जैसे आप हिंदी में बोलोगे सम्राट पेंगुइन, इसे अब एंडेंजर्ड लिस्ट यानी कि लुप्त प्राय श्रेणी में डाल दिया गया है, मतलब और गंभीर स्थिति में डाल दिया गया है। और दूसरा है एक सील है, अंटार्कटिक फर सील, इसे भी लुप्त प्राय श्रेणी में डाल दिया गया है। और ऐसा करने का कारण है एक ही मुख्य कारण है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण क्या हो रही है? बर्फ पिघल रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इसके कारण जो बर्फ है वो पिघल रही है। तो जो पेंगुइन के जो अंडे होते हैं ना, तो उनको अंडे देने के लिए और बच्चों को पालने के लिए मजबूत बर्फ चाहिए होती है। लेकिन अगर बर्फ जल्दी टूट जाएगी तो बच्चे मर जाते हैं, और इसी कारण से इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। नए पेंगुइन पैदा नहीं हो पा रहे हैं। और अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही, जो कि पता है ऐसी स्थिति चलेगी और इससे भी बदतर होगी, क्योंकि जो भी मीटिंगें हो रही है, जो भी बातें हो रही है, सब कागजी बातें हो रही है, तो स्थिति दर बदर बिगड़ती जाएगी। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसे ही चलते रहे तो भैया 2080 तक पेंगुइन की जो संख्या है वो आधी हो जाएगी। और क्लाइमेट चेंज ही है जिसके कारण इनका जो खाना है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि समुद्र गर्म हो रहे हैं। तो सतह गर्म होने से क्या होती है, जो एक छोटा झींगा जैसा जीव होता है, क्रिल बोलते हैं उसको, वो सतह गर्म होने से क्या होता है, गहरे समुद्र में चला जाता है। और ये सील और ये पेंगुइन ये इसी क्रिल के भरोसे जिंदा है, मतलब ये इनका खाना है। और ये जब अंदर चला जाएगा तो फिर इन्हें भूखा रहना पड़ता है, और भूखे रहेंगे तो फिर कुछ समय में मर जाएंगे।
ठीक है। बाकी IUCN की बात कर ले, हमने कहा द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्थापना होती है 1948, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, और भारत इसका सदस्य कब बना था? 1969 में। और इसी ने अभी एक पुरस्कार दिया था, हैरी मैसेल पुरस्कार। किसे दिया था? बिप्लब कुमार तालुकदार को, जो असम से है। IUCN ने रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया था? पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट। IUCN के कैंटन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी थी सोनाली घोष। ये काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर है। भारत की वह एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है जिसे IUCN के द्वारा गुड रेटिंग दी गई थी? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। और अभी IUCN ने 007 नाम से एक प्रस्ताव को भी पारित किया था, जिसका उद्देश्य है मिट्टी यानी कि मृदा सुरक्षा के लिए एक आदर्श कानूनी ढांचा तैयार करना। ठीक है, तो इससे ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा किगाली प्रोटोकॉल। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो अभी जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, अभी इन्होंने कहा कि भैया 31 दिसंबर 2027 के बाद नए और अतिरिक्त हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस बनाने के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जाएगी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये गैस हम एसी में, फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचाती है और इसीलिए इसका इस्तेमाल करना हमने शुरू किया था, लेकिन आज स्थिति ये है कि ओजोन परत से तो हमें अब टेंशन नहीं है कि ये नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन इसकी दूसरी प्रॉब्लम अब ज्यादा हो गई है कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी को ये ज्यादा गर्म कर रही है। मतलब CO2 जितना गर्म नहीं कर रहा, उससे हजारों गुना ये गर्मी बढ़ा रही है। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इसका हो रहा है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई जिसको हमने समझा था रक्षक, वो निकला भक्षक। मतलब एक मुसीबत से बचने के लिए हम इसको लेकर के आए थे, लेकिन ये खुद ही दूसरी मुसीबत बन गया। तो किगाली जो प्रोटोकॉल हुआ था, रवांडा की कैपिटल है किगाली, यहीं पर हुआ था 2016 में। मतलब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है और इसी में देशों ने तय किया था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसका इस्तेमाल हम धीरे धीरे कम करेंगे। बाकी भारत ने प्लान बना लिया है कि भैया 2032 तक हम 10% तक कम करेंगे और 2047 तक लगभग 85% तक इसे कम कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप कम करेंगे, लेकिन दिसंबर 2027 के बाद से नया इसका जो इस्तेमाल होगा वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जो पहले से चला आ रहा है, जहां जहां पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा धीरे धीरे खत्म होने में। तो ये टारगेट हमने बता दिया। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपको बताइए, मॉन्ट्रियल ये कनाडा में है, यहाँ पर हुआ था ये 16 सितंबर 1987 में। इसीलिए आप 16 सितंबर को ओजोन डे बनाते हो, क्योंकि ओजोन परत, ओजोन लेयर को बचाने के लिए ही ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था। इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जो हानिकारक गैसें होती है, उनको खत्म किया गया था। वैसे भारत ने 2010 में इन गैसों को पूरी तरह से बैन कर दिया था अपने यहाँ पे। तो उसी समय क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें इस्तेमाल होती थी फ्रिज वगैरह में, एसी में, तो उनको खत्म करके हम ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों का इस्तेमाल हमने शुरू किया था कि भैया ये ओजोन के लिए सुरक्षित है। लेकिन अब पता लग रहा है कि जलवायु के लिए, जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान इसका हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म कर रही है ये। क्योंकि क्या होता है, जब सनरेज आती है, सूर्य की किरणें आती है, और आपको पता है यूवी रेज वो साथ में लेकर के आती है, लेकिन हमारा जो प्रोटेक्शन है, ऊपर एक कोटिंग है जिसे हम ओजोन कहते हैं, वो उन अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देती है, तो एक प्रोटेक्शन का काम कर रही है। लेकिन जो सूर्य की किरणें अपने साथ में गर्मी लेकर के आ रही है, वो पृथ्वी से टकरा करके वापस चल जानी चाहिए थी। किरणें तो चल जाती है, लेकिन अपने साथ वो गर्मी लेकर के आती है, वो कैप्चर हो जाती है। जो वातावरण में जो ये गैसें होती है, CO2 गैस हो गई, या जो हमने कहा ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गई, ये इनको रोक लेती है। तो गर्मी यहीं बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। इस तरह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अच्छा, जो ओजोन परत है वो किस मंडल में है? समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो सूर्य की खतरनाक यूवी किरणों से हमें बचाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में CBSE ने किस कक्षा से नया AI पाठ्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा कक्षा 3। तो भैया अभी CBSE ने एक नया पाठ्यक्रम बनाया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है। मतलब जो अभी नया सेशन होगा 2026-27 से, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस सेशन से कक्षा 3 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सिखाएंगे। भैया ये 2 नए सब्जेक्ट के लिए तैयार रहो बच्चों। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्या होगा, समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हल करना सिखाया जाएगा। और AI तो आप सभी जानते हो
कि मशीनें जो इंसानों की तरह सोचती है, काम करती है, वही एआई है। और इन नए सब्जेक्ट्स को, नया पाठ्यक्रम लाने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाना, उनकी समस्या हल करने की क्षमता विकसित करना, पैटर्न पहचानना सीखना, एआई का सही और नैतिक उपयोग करना। तो अब पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। छोटी उम्र में ही बच्चे टेक्नोलॉजी और स्मार्ट थिंकिंग सीखेंगे, भविष्य के लिए बेहतर तैयार होंगे। सीबीएसई स्थापना होती है 1929 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, चेयरमैन है राहुल सिंह। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए कौशल शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया था। ठीक है भैया, हर साल नए नए चीजें लेकर के आते जाओ, बच्चों का बोझा बढ़ाते जाओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वनतारा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा जामनगर, गुजरात में। तो अनंत अंबानी ने वनतारा के तहत जामनगर में एक नया वनतारा विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा कर दी है। ये दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होगा जो वन्य जीव संरक्षण, जानवरों की रक्षा और पशु चिकित्सा के साथ छात्रों को पढ़ाएगा। तो मतलब इसका मकसद है ऐसे छात्रों को तैयार करना जो जानवरों का इलाज कर सके, जंगल और पर्यावरण की रक्षा कर सके और वन्य जीवों की देखभाल में एक्सपर्ट बने। यहाँ पे पढ़ाई में भारतीय परंपराओं और आधुनिक विज्ञान दोनों का इस्तेमाल होगा। गरीब या जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। रिसर्च यानी कि अनुसंधान और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों पर ध्यान दिया जाएगा और असली जंगल और जानवरों के साथ काम करने का अनुभव यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि वनतारा में तो सारे असली जानवर ही हैं। वनतारा आपको पता है गुजरात के जामनगर में जो रिलायंस जामनगर रिफाइनरी है उसके कैंपस में ही जो एरिया है, जो लगभग 3000 से लेके 3500 एकड़ में फैला हुआ एरिया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव पुनर्वास और बचाव केंद्र है और उसी को नाम दिया इन्होंने वनतारा। अच्छा, ये एक यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से कुछ और यूनिवर्सिटीज से बनने वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो नईमा खातून ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी। जयप्रकाश सैनी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में है उसके चांसलर बने। देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू होगा? आनंद, गुजरात में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला दुबई में। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पे एमआईटी है जो अमेरिका में है, और जो भारत में टॉप पर है वो आईआईटी दिल्ली है, पूरी लिस्ट में 123वें स्थान पे। पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात के आणंद में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा गया है। मतलब इसका नाम अमूल के जो संस्थापक हैं त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल, उन्हीं के नाम पे रखा गया। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई में। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां एडिशन हुआ, ये राजस्थान में हुआ। आप लोग बताओ इसमें टॉप पर कौन रहा था? बाकी 32वां फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो हुए थे जर्मनी में, भारत ने 12 मेडल जीते और लिस्ट में 20वें स्थान पर रहा। टॉप पे जापान है। एनआईआरएफ 2025 के ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दुनिया का पहला आदिवासी डिजिटल विश्वविद्यालय लॉन्च किया, इसका नाम है आदि संस्कृति। और 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो मैंने अभी आपसे ऊपर पूछा वही है, राजस्थान में जो हुआ था, इसमें टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। कुछ और प्रश्न देखो कि भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर ये बना पतंजलि विश्वविद्यालय में, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड के हरिद्वार में। और भारत की पहली डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनाई जाएगी। एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर भी शुरू किया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर करके सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए जो क्विज होती है, जो मॉक टेस्ट है, वो फ्री में आपको मिलते हैं। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब टेस्ट लगाइए। कहां पर? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, नवा हिंद महासागर सम्मेलन ये किसकी मेजबानी में शुरू हुआ? तो आंसर होगा मॉरिशस। फिर आपसे पूछा अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया कैलाश सत्यार्थी को। फिर पूछा अभी पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 21वां। फिर पूछा अभी अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाले जिम विटेकर का निधन हो गया। उनका संबंध है अमेरिका से। अमेरिका के पहले
पर्वतारोही हैं एवरेस्ट पर फतेह करने वाले। फिर हमने पूछा अभी अप्रैल में किस देश में बिस्किट यात्रा महोत्सव मनाया गया, तो ये मनाया जाता है नेपाल में। फिर आपसे पूछा राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया अभी 11 अप्रैल को। फिर पूछा कि आरोग्य वन पहल अभी किसने शुरू की, तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। उसके अलावा पूछा अभी 2028 में होने वाले किस सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी दावेदारी वापस ले ली है भारत ने, तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट जो है 33वां एडिशन कोप 33 की। और फिर पूछा था माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये है कहाँ पर, इंडोनेशिया में है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने अभी किसके विरुद्ध क्यू डेंगा वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा डेंगू। डेंगा से याद रखो डेंगू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।